हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। प्यारे बच्चों, हम लोग कल पिछले टर्म पे क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहा था प्यारे बच्चों हम पिछले टर्म पे। और वहाँ पे हमने ये सीख रहा था कि डायमेंशन होती क्या है, एक्चुअल में क्या होती है, हम लोग पढ़ते क्या है। ठीक, तो उन सब चीज़ों पे बात किए थे यार। अगर वीडियो नहीं देखे हो किसी कारणवश तो जा करके उसको एक बार क्या कहते हैं देख लेना। डेमो ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के नाम से वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे। तो प्यारे बच्चों, है क्या एक्चुअली वो समझो ज़रा, हम समझाते हैं आपको। 1-2 मिनट समय लेंगे कि जो डेमो ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में वीडियो जो भी पढ़ाया गया वहाँ पे, वो आपके सिलेबस, यानी अगर मैं पढ़ाऊँ तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा भैया पढ़ा क्या रहे हैं। बट एक्चुअल जब आप एमएससी वगैरह में पहुँच जाओगे ना, तो वही चीज़ें मिलेंगी आपको जो मैंने पढ़ाया है। समझ पाए कि नहीं? तो सोचो, बड़ी नॉलेज दिया था बट आप लोग अच्छे से उसको गेन ना कर पाओ तो प्रॉब्लम आपकी है, हमारी नहीं है। क्योंकि आपको बड़ा बनना है तो नॉलेज बड़ी रखनी होगी। तो उन सब बातें है यार। ठीक, तो आज हम अपने मेन सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा सिलेबस है उस पर बातें करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वो सब बातें उसमें कितना समझ में आई थी, क्या नहीं समझ में आया था, वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स कर सकते हो, राइट। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं। अपने प्रभु का नाम लेकर के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस होता है क्या है, डायमेंशन क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक, तो कल हमने सीखा था क्या प्यारे बच्चों, डायमेंशन, एक्चुअल में डायमेंशन क्या होता है, कल उसको मैंने सीखा था, राइट। तो वहाँ पे हमने कुल 4 डायमेंशंस के बारे में बात किया था। कितने डायमेंशन के बारे में? 4 डायमेंशन के बारे में मैंने बात कर लिया था और बताया था कि 4th डायमेंशन कौन सा डायमेंशन है, टाइम डायमेंशन है। और मैंने जाते क्या शुरुआत में एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि जो भी डायमेंशन अगर पढ़े हुए लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं डायमेंशन के बारे में, तो कोई ऐसा फार्मूला बताए जिसकी डायमेंशन कितना होती हो, 4 होती हो। समझ पाए कि नहीं? मैंने ये सवाल पूछा था कि कोई ऐसा क्या कहते हैं डायमेंशन फार्मूला बताना है जिसका क्या कहते हैं डायमेंशन कितना हो, 4 हो, या ऐसा कोई बता दो जिसकी -4 पावर -4। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये बताया था कि ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और मिल जाएगा तो अभी आ जाना हमारे पास में। क्यों नहीं मिलेगा, इसको भी आंसर मैंने दिया था, वहाँ पर लिए थे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं इसके आगे। अच्छा, 5वीं डायमेंशन मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग डायमेंशन होते हैं। ऐसे कुल 11 साइंस जो मान्यता देती है, कुल 11 डायमेंशन को मान्यता देती है। तो अब जो आप लोग हमारे सिलेबस में वो क्या है एक्चुअल में, ठीक, अब उसको सीखा जाए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आओ आज उसकी बारी है कि हमारे जो सिलेबस में है वो क्या चीज़ है वो समझते हैं। ठीक, तो जो डायमेंशन होता है प्यारे बच्चों, डायमेंशन, ठीक, उसी को आज समझने के क्या कहते हैं समय आ गया है, तो वो आज सीखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो और समझते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ये डायमेंशन क्या होता है, तो कोई अगर आंसर देना चाहेगा तो कमेंट करके दिया करो। ठीक, कमेंट कर देना अगर किसी को जवाब देना हो कि डायमेंशन क्या होता है तो वो बता देना। ठीक, हम पढ़ाने चल रहे हैं कि डायमेंशन क्या होता है, वो सीखने चल रहा है, राइट। तो और सीखते हैं डायमेंशन क्या होता है। अच्छा, डायमेंशन होता क्या है उससे पहले ये सीखते हैं कि डायमेंशन वर्ड आया कहाँ से। डायमेंशन वर्ड आया कहाँ से ये सीखने चल रहे हैं, राइट। ये डायमेंशन वर्ड कहाँ से आया ये सीखने चल रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों इस डायमेंशन वर्ड कहाँ से आया इसको सीखने निकलोगे, एक्चुअल में जो है उसको सीखने निकलोगे ना, तो ये आज से बहुत समय पहले से ही डायमेंशन शब्द है, लेकिन डायमेंशन के रूप में नहीं है किसी दूसरे रूप में, बट है वही चीज़। समझ पा रहे हो कि नहीं? है वही चीज़ लेकिन डायमेंशन के रूप में नहीं है। तो आओ आज ये सीखते हैं कि डायमेंशन के रूप में आया कब, राइट। जो हमारा सिलेबस है वीमा जो है वो कब आया उसको सीखने चलते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जो डायमेंशन शब्द है, वीमी विश्लेषण जो है, वीमा जिसे बोलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस जिसे बोलते हैं, वीमी विश्लेषण डायमेंशन एनालिसिस, इसको सर्वप्रथम फोरियर ने दिया। किसने दिया प्यारे बच्चों? फोरियर। ठीक, किसने प्यारे बच्चों? फोरियर। अब ये कौन थे प्यारे बच्चों? एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? साइंटिस्ट थे। ठीक, इन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया, डायमेंशन एनालिसिस को, डायमेंशन को एनालाइज्ड किया। क्या किया? डायमेंशन को एनालाइज्ड किया। ये पूरे साइंस में कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ये एक, अच्छा, जो डायमेंशन एनालिसिस पढ़ता है उसको भी नहीं पता चलता कि फोरियर ने दिया था, क्योंकि जो फोरियर साइंटिस्ट थे ना प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपने क्या कहते हैं लॉ वगैरह दिए हैं। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स बोले तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर,
ठीक, वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में पूरी एक फोरियर सीरीज होती है, उसको पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होती है, तो वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। वही जो साइंटिस्ट थे फोरियर, उन्होंने सबसे पहले डायमेंशन को क्या किया, एनालाइज्ड किया। और वहाँ पे क्या सीखा कि उन्होंने ये सीखा, अच्छा ज़रूरत क्यों पड़ी डायमेंशन को एनालाइज करने की, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी चीज़ की। ठीक, अगर आप खाना खाना चाह रहे हो तो आपको सब खाना पहले बनाना पड़ेगा, क्यों ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि भूख लगी है। ठीक, ऐसे ही ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सीखने की इच्छा थी, जानना चाहते थे। क्या जानना चाहते थे, ये जानना चाहते थे प्यारे बच्चों कि यदि कोई यूनिट, कोई मात्रक, अगर हमारे पास पद्धतियाँ मात्रक की कितनी हैं, कुल 4 हैं। ठीक, जैसे मान लिया हमने बल का मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में डाइन क्या होता है प्यारे बच्चों, डाइन होता है। तो अगर मैं पूछूं कि अगर मैं जैसे बोलूं कि डाइन सीजीएस सिस्टम में क्या कहते हैं, यूनिट है किसका, फोर्स का। तो बताओ एसआई सिस्टम में डाइन जो है वो एसआई सिस्टम में क्या होगा, और होगा तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हो। अगर बोल दें कि दोनों इक्वल होगा, हम आपसे पूछे प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ करने के लिए इसी डायमेंशन एनालिसिस की आवश्यकता पड़ी थी। जवाब मिला कि नहीं। ठीक, किस लिए आवश्यकता पड़ी, हम डायमेंशन को एनालाइज क्यों करते हैं, सवाल है ना भाई, पढ़ने चल रहे हैं तो क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए आवश्यकता है कि नहीं है। तो बच्चों आवश्यकता क्या पड़ी, जो क्या कहते हैं कन्वर्जन करते हैं हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वो जो कन्वर्जन किए हैं वो कन्वर्जन सत्य है, प्रूव्ड है, मतलब सही है कि नहीं है, उसको क्या कहते हैं प्रूफ करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, डायमेंशन एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। बोलो सही है। ठीक, समझ पाए इतना, कोई दिक्कत इतने में नहीं, आगे चलें। ठीक, तो हमने ये बता दिया कि हमको डायमेंशन एनालिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आंसर अगर पूछे कोई आपसे कि डायमेंशन एनालिसिस की आवश्यकता क्या पड़ी, मतलब हम क्यों करते हैं डायमेंशन को एनालाइज, तो आपको आंसर क्या देना होगा, जब हम क्या कहते हैं किसी भी यूनिट्स को एनी अदर से क्या कहते हैं सिस्टम में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन उसका करते हैं, तो वो सत्य है कि नहीं, जो आंसर आया है वो आंसर सत्य है कि नहीं, उस सत्यता की जांच करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता लेनी पड़ी, डायमेंशन एनालिसिस की। समझ पाए, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं हो तो आओ लेक्चर को स्टार्ट किया जाए इसी के साथ में। ठीक, तो हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों कि डायमेंशन एनालिसिस को सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने बताया, फोरियर ने। किसने बताया प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखना है, हैशटैग करके लिखना है कि डायमेंशन एनालिसिस को सर्वप्रथम फोरियर ने एनालाइज किया। सर्वप्रथम फोरियर ने क्या किया है, एनालाइज किया है प्यारे बच्चों, ये लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लिखो आप लोग, डायमेंशन एनालिसिस को विमीय विश्लेषण को सर्वप्रथम फोरियर ने एनालाइज किया, विश्लेषित किया। समझ गए। ठीक, अब डायमेंशन एनालिसिस की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, समझ पाएंगे, हमारे लिए नीडेड क्यों है, ज़रूरी क्यों है, इसलिए क्योंकि हम किसी भी क्या कहते हैं यूनिट, किसी भी सिस्टम में, अगर कोई दूसरे सिस्टम में कोई यूनिट है, अगर हम उसको दूसरे सिस्टम में क्या कहते हैं चेंज करना चाहते हैं, तो जब चेंज करेंगे तो ये हमको पता चलना चाहिए ना कि ये सही है कि नहीं है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस है, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिना प्रूफ के कोई कुछ नहीं मानने वाला। ठीक, तो प्रूफिंग करनी पड़ेगी, उस प्रूफ होगा कैसे, इसी डायमेंशन एनालिसिस से प्रूफ होगा। ठीक, तो ये इसलिए हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ी डायमेंशन एनालिसिस की। ठीक, और समझा जाए अभी, और एक क्या चीज़ें हैं इसको समझ। अब हेडिंग बनाना है आप लोगों को, डायमेंशन ऑफ, हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, भौतिक राशियों की विमाएँ, हेडिंग बनाना है, भौतिक राशियों की विमाएँ। आप समझो भौतिक राशियों की विमाएँ का क्या मतलब है उसको समझो। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसमें लिखना समझना है, उसको समझते हैं। ठीक,
ये जो भौतिक राशियों की विमाएँ हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग, इसमें क्या है उसको समझो। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, राइट, और क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो दोनों फिजिकल ही, दोनों है फिजिकल ही, बट जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी वीमा को, ठीक, उसकी भी जो भी वीमा होगी और जो डिराइव्ड क्वांटिटी की जो भी डायमेंशन होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी को हम 7 फंडामेंटल क्या कहते हैं क्वांटिटी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इस डायमेंशन के माध्यम से। ठीक, उसी सब चीज़ों को सीखना है और समझते हैं, ठीक, कि क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, राइट, तो इसमें हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि डायमेंशन को लिखते कैसे हैं। समझ पाए कि नहीं? डायमेंशन को लिखते कैसे हैं, तो वो सबसे पहले सीखेंगे। तो पहला नंबर आप बना के लिखो लिखो वीमा को या विमाओं को सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं प्यारे बच्चों? बड़े कोष्ठक के अंदर। वीमा को सदैव, डायमेंशन को सदैव किसके अंदर लिखोगे? बड़े कोष्ठक के अंदर। क्या लिख सकते थे क्या यहाँ पे कि डायमेंशन को आप क्या किस में लिखोगे? बड़े कोष्ठक के अंदर। तो ये इतनी बात बुक में लिखी है, कोई किसी से भी पढ़ सकते हो, बता देगा कि किस में लिखना है आपको, हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर। अगर हम आपसे ये पूछें कि बड़े कोष्ठक में ही क्यों लिखते हैं, इसका जवाब दो हमें। बड़े कोष्ठक में ही क्यों लिखते हैं, इसका आंसर चाहिए हमको। भाई अगर बड़े कोष्ठक में लिखे तो इसका कोई लॉजिक होगा ना? बोलो बोलो बोलो, लॉजिक होगा कि नहीं होगा? तो इसका लॉजिक दो, तो देना तो हमको बता देना, दे लेना तो ठीक। दे तो नहीं पाओगे, इतना हमको भी पता है, तो हमसे सुनो क्या है, ठीक। इसका राज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी तो बात आप बुक खोल के भी पढ़ लोगे कि बड़े कोष्ठक के अंदर क्या कहते हैं, लिखते हैं किसको? डायमेंशंस को, राइट। डायमेंशंस को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, इतनी बात आप भी जानते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों लिखते हैं, इसका आंसर चाहिए हमें। समझ पा रहे हो? तो इसका आंसर दे ना पाओगे तो हम दे देते हैं आप लोगों को। इसका दो लॉजिक है प्यारे बच्चों। एक तो आप ये कह के निकल जाओ कि जो साइंटिस्ट फोरियर थे भाई, उन्होंने जो एक चीज़ बार फिक्स कर दी कि इसको हम इसी में लिखेंगे, तो आप या तो फिक्स कर दी गई है कि इसको क्या कहते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखा जाएगा, तो उसी में लिखते आ रहे हैं। समझ पाए कि नहीं? या तो साइंटिस्ट की तरफ से ये फिक्स्ड है, ये बात कहीं नहीं लिखी गई कि बड़े कोष्ठक में लिखने का लॉजिक क्या है, लेकिन हम आपको जवाब दे रहे हैं, लॉजिकली जवाब देंगे और आप हाँ करके जाओगे, ठीक। या तो आप ये करके निकल सकते हो कि साइंटिस्ट जो फोरियर थे उन्होंने फिक्स कर दिया, जो भी बातें हैं उन्होंने बता दी कि इसको इसमें हमेशा लिखेंगे, तो उसमें लिख रहे हैं। लेकिन इसका लॉजिक सुनो, लॉजिक क्या है। आपसे हमने बोला था कि मैथमेटिक्स जो होती है, फिजिक्स की क्या होती है, लैंग्वेज होती है। मैथमेटिक्स क्या होती है प्यारे बच्चों? फिजिक्स की लैंग्वेज होती है। तो हमको ज़रा बताओ, आप मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ अगर हम ऐसे पूछें, मैथमेटिक्स में कोष्ठक को तो पढ़े होगे आप लोग, बोलो पढ़े हो कि नहीं? अच्छा नहीं पढ़े हो, लोग पढ़ा देंगे किसी दिन, ठीक। मैथमेटिक्स के कोष्ठक कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? होने को जितने टाइप्स को होते रहना, आप 4 प्रकार के जानना केवल, ठीक। तो उसी में से एक होता है प्यारे बच्चों, ये इसको बोलते हैं स्मॉल कोष्ठक, राइट, छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, छोटा कोष्ठक, ठीक। एक होता है इसमें बिग ब्रैकेट, ठीक। खेला बस इन्हीं दोनों का है। एक होता है करली ब्रैकेट, ठीक, एक होता है लाइन ब्रैकेट। ऐसे 4 मेन मुख्य होते हैं, तो बाकी ऐसे भी कर देते हैं ये, ठीक। ये तो वो सब बातें नहीं करना है यार, वो सब मैथमेटिक्स के अंदर सीखेंगे, ठीक। क्योंकि फिजिक्स की भाषा मैथमेटिक्स है, तो जितनी आवश्यकता है उतना सीखेंगे हम, ठीक है ना। तो इसको देखो, इसका उपयोग कब करते हैं और इसका उपयोग कब करते हैं, इसका उपयोग कब करते हैं। अगर इसका उपयोग आप यूजेस जो है वो आप जानते हो, इसका आंसर आपको पता हो सकता है। हम आप बताएंगे वो आप आसानी समझ जाओगे। अगर वो बच्चा जो बायोलॉजी लेके पढ़ रहा है, उसको हालांकि 10th तक पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसको भी पता नहीं है, क्योंकि कितना पढ़े वो हमें पता है, सही है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, हम समझाते हैं क्या लॉजिक है।
जब मैथमेटिक्स के अंदर प्यारे बच्चों फंक्शन वगैरह को पढ़ा जाता है क्लास 11th में, ठीक, तो वहाँ पर बताया जाता है कि अगर इन्फिनेटिव जो अनडिफाइंड है, क्या है, अनडिफाइंड है, उसके लिए हमेशा इस कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। किस कोष्टक का? स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और ऐसा कोई नंबर जो क्या कहते हैं फिक्स्ड हो, जैसे 1 से लेकर के समथिंग इन अनडिफाइंड से पहले तक, ठीक, वो सारे नंबर क्या है, फिक्स्ड हैं। तो अगर कहीं 2 लिखा है तो उसके लिए हमेशा बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ पाए कि नहीं? फिक्स्ड नंबर के लिए बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम आपसे बोले हैं कि आपको 2 अनडिफाइंड इनफाइनाइट लिखना है, इसको ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों को, ऐसे लिख के छोड़ दिए। समझ पाए नहीं? इसके लिए प्रॉपर एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे ना, तो इसके लिए ये ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे, इसके लिए ये ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे, ठीक। अगर इसके लिए भी, अगर अनडिफाइंड के लिए भी ऐसे कर दिए, ये फंक्शन गलत है। समझ पाए कि नहीं? तो वो एक तरीका है लिखने का। जैसे आप किसी के दूसरे के यहाँ जाते हो, बड़े अपने घर पे रहो, भले कुछ भी बकते रहो, कुछ भी करते रहो, वहाँ जाओगे प्रॉपर एकदम आसाराम बन के बैठ जाते हो। अब जैसे बच्चा बहुत भोला है, ठीक, तो वैसे उसी तरीके से इसको भी लिखने का एक तरीका है प्यारे बच्चों। तो क्या कहते हैं, और ये जो डायमेंशन को हम लिखते हैं बिग ब्रैकेट के अंदर, उसको भी लिखने का लॉजिक यही है कि उसके अंदर जो भी नंबर्स आप लिखोगे, ठीक, जैसे हमने बोला L की पावर 2, 3, 5, 4, 6 जो भी लिखोगे आप, ठीक, वो नंबर फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है प्यारे बच्चों, इसलिए हम बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर फिक्स्ड नहीं होती तो हम बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक। और अगर स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिए, इसका मतलब वो नंबर फिक्स्ड नहीं है, वो नंबर कभी भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। समझ पाए कि नहीं? अब कैसे क्या होता है वो समझाएंगे। जैसे एरिया की अगर हमको लिखना हो, एरिया का डायमेंशन, तो आप क्या लिखते हैं, L की पावर 2, बोलो L की पावर 2, इसके लिए ऐसे बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो जो 2 है प्यारे बच्चों, ये फिक्स नंबर है ना, बोलो। ऐसा तो है नहीं कि अनडिफाइंड है, बदलता रहेगा, ऐसा कुछ भी है नहीं, XYZ है जो बदलता रहेगा, कभी नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो बिग ब्रैकेट का जो बड़े कोष्टक का राज है वो समझ पाए कि नहीं, बोलो। समझ गए हो तो उसको लिख लेना, कहीं ना कहीं नोट पॉइंट करके अपने से लिख लेना कि बिग ब्रैकेट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर को लिखा जाता है, इसलिए हम बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। बोलो समझ पाए, ठीक। अब अगर इतनी बात समझ गए हो तो अब इसमें और क्या चीज़ें हैं। अब दूसरा बात क्या है प्यारे बच्चों, डायमेंशन। ये तो हो गया डायमेंशन को लिखने का तरीका। अब इसके आगे अब आगे समझो। अब ये तो लिखने का तरीका हो गया कि डायमेंशन लिखा कैसे जाता है, किसमें लिखा जाता है, वो सीख ले। अब डायमेंशन क्या है उसको समझो। डायमेंशन बोले तो वीमा, ठीक, डायमेंशन बोले तो वीमा। हेडिंग बनाओ, वीमा डायमेंशन, हेडिंग बनाना चाहिए, बनाना है आपको। डायमेंशन, ठीक, वीमा। तो लिखो प्यारे बच्चों, डायमेंशन क्या होते हैं, क्या होते हैं उसी को लिखना है। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में लिखो, अच्छा, किसी भी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते होती हैं, वे पावर होती है, वे घाते होती हैं। किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते होती हैं, घात पावर, ठीक, वे घाते होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर या मूल राशियों के ऊपर लगाई जाती है, समझ पाए कि नहीं? क्या लिखाया मैंने कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए या किसी भौतिक राशि की विमाएं
या किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उस मूल राशि के ऊपर लगाई गई घातें ही विमा कहलाती हैं, या किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो किसी राशि के ऊपर या मूल राशि के, किसी मतलब मूल ही के राशि ऊपर लगाओगे, मूल राशियों के ऊपर जो घातें लगती हैं वही उसकी क्या कहलाती है, विमा कहलाती है प्यारे बच्चों, डायमेंशन कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है, विमा कहलाती है। ये विमा है। विमा का क्या मतलब समझे, विमा का क्या मतलब समझे विमा जैसे L³ लिखा हूँ, ठीक, तो इस दोनों में बता सकते हो हमको कि विमा क्या होती है, ठीक। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल L⁻3, L⁻2, राइट, L⁻⁻1, ठीक। इसमें पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बताओ कि विमा क्या है। तो हम यहाँ पे समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों, विमा ये है, केवल यही विमा है, बाकी ये सब विमा नहीं है, ये विमी सूत्र है। इस पूरे को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इस पूरे को विमी सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला। और विमा क्या होती है, जो पावर लगती है उसको विमा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, विमा कहते हैं, ठीक। तो अब इन समय में अगर पूछे कि ये जो लिखा गया है, या ऐसे बोले ये किसका लिख दिए हैं प्यारे बच्चों, अभी बस इतना जान लो किसका लिख दिए हैं, ये वॉल्यूम का लिखे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि वॉल्यूम का विमा कितनी होगी, वॉल्यूम की विमा कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, 3, L3 नहीं बता देना, 3 बताना। अगर विमी सूत्र बोले कि वॉल्यूम का विमी सूत्र क्या होगा, तब बताना L⁻3, राइट। उसी तरीके से पूछे कि एरिया का बताओ, एरिया का विमा क्या होगा, 2, और क्या कहते हैं, अगर उसी तरीके से स्पीड की पूछ ले बता देना L⁻1 और T⁻−1। समझ पाए कि नहीं, ठीक। तो ये होती है विमा। विमा मतलब पावर, जो पावर लगाया जाता है किसके ऊपर, मूल राशियों के ऊपर, वही क्या होती है, विमा कहलाती है। समझ पाए कि नहीं, किसको व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, जो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो मूल राशियों के ऊपर घातें लगाई जाती है, उसी घात को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं, ठीक। तो इतना किसी में अगर इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। तो आओ सीखते हैं मूल राशियों के क्या कहते हैं, विमाएँ। हेडिंग बनाओ, मूल राशियों की विमाएँ, मूल राशियों के विमीय सूत्र। हेडिंग बनाओ, मूल राशियों के विमीय सूत्र। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। हेडिंग बना लिए। हिंदी में क्या होता है उसको समझो, मूल राशियों के विमीय सूत्र, मूल राशियों के विमीय सूत्र, ठीक। तो कुल कितनी मूल राशियां हैं, 7 पता है, ठीक। उन 7 जो मूल राशियां हैं, अब उन्हीं के विमीय सूत्र लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 7 मूल राशियां लिखी जाए, ठीक। तो सबसे पहला कौन होता है प्यारे बच्चों, लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो प्यारे बच्चों ये हो गया
इस तरह से यहाँ पे लिख लेना क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पे ऐसे लिख लेना। इसको बनाने के बाद भी इधर यहाँ पे लिखना है एक साइड में फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ, ठीक। ठीक, इधर बनाना विमी सूत्र, ठीक, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना। अब इस लेंथ को किस में लिखते हैं प्यारे बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला लेंथ का क्या होता है, एल से लिखते हैं, कैपिटल एल से, ठीक। और ये बड़ा वाला कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं, समझ पाए कि नहीं, बड़े वाले कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगर हम आपसे पूछे कि इस लेंथ की वीमा कितनी है, डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन, तो आप बता सकते हो क्या कि लेंथ की डायमेंशन कितनी है। अगर यहाँ पे डायमेंशन होती क्या है, जो पावर लगी होती है प्यारे बच्चों वो होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पावर तो कुछ लगी नहीं है, ठीक। तो प्यारे बच्चों अगर पावर कुछ नहीं लगी है तो 1 होता है, आपको पता है ना, इसकी डायमेंशन क्या होगी, 1 होगी। और अगर कहीं गलती से बताए 0 तो गड़बड़ा जाएगा, 0 को मतलब लेंथ है ही नहीं, ठीक। तो उसको भी समझा जाएगा प्यारे बच्चों। उसी तरीके से मास को किस में करेंगे, कैपिटल एम में। फिर टाइम को किस में करेंगे ज़रा बताओ हमको, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब ज़रा बताओ हमको टेम्परेचर को किसको करेंगे, जल्दी से बताओ। अभी तक तो हमने सब क्या कहते हैं पहला अक्षर जो है, लेटर जो है, उसको हमने कैपिटल वाले को लिख लिया। अब ज़रा हमको बताओ कि टेम्परेचर को किस में करेंगे। तो प्यारे बच्चों टेम्परेचर तो हम लोग कभी कभी थीटा में भी लोग लिखने वाले बुकें लिख देती हैं, और कोई किस में लिख देती है, के में, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, तो आप उस यूनिट से लिखते हैं, ठीक। कुछ कुछ बुक्स थीटा लिखती हैं, कुछ ये भी लिखती हैं, आप केल्विन लिख सकते हो, ठीक। और उसी तरीके से करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें भी 2 तरीके से लोग लिखते हैं, लेकिन हम एम्पियर जो होता है वही लिखते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। कुछ लोग ऐसे आई लिखते हैं, वो भी बता देता हूँ, ठीक। ए से भी लिखते हैं क्योंकि एम्पियर उसका पहला है, यूनिट का मात्रक का एम्पियर। भाई करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो उसको एम्पियर का पहला लेटर कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक। और ये आई फिर क्यों लिखते हैं, फिर आई क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब करंट को ना आई से डिनोट ही करते हैं। किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक। इसलिए क्या करते हैं, आई लिख देते हैं कभी, ठीक। तो अब बचा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ज़रा बताओ जल्दी से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस से करेंगे। तो इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, कैंडेला होता है, ठीक, ये हो गया। और उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको भी प्यारे बच्चों क्या लिखते हैं, मोल, इसका पूरा ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सी बातें क्या कहते हैं, आप अगर लिख सको तो जल्दी से लिखो, फिर आगे चला जाए। और इसी तरीके से अब ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया प्यारे बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इसी तरीके से अब सीखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। तो इतना जल्दी से बनाओ, फिर आगे समझ चला जाए। जब हम 11th में पहुँचे थे ना बच्चा, तो हमने फिजिक्स की बुक उठाया और पलट दिया इसी तरीके से पहला चैप्टर, उसमें यही मिला। तो हमने उसमें और डिराइव्ड क्वांटिटी वगैरह के देखते ही मान डर गए थे। सोच रहे हो भैया क्या बोल रहे हैं, देखते ही मान सही में डर गए थे, बे कितना टफ है, ये क्या चीज़ है, किस पहाड़, किस चिड़िया का नाम है, ठीक। बिलीव करो जब पढ़े ना, कसम से मारने वाली फीलिंग आ रही थी कि बे क्या है, चिंदी सा है कि नहीं, सरल है कि नहीं, बहुत सरल है यार, बहुत इजी, चिंदी पिंदी है। फिर भी हम इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टाइम एक्सपेंड करते हैं, जो आप लोग नहीं जानते हो, समझ पाए कि नहीं, इसलिए उस पर टाइम एक्सपेंड करते थे। बाकी इसको हम बताने के लिए इतना टाइम एक्सपेंड करने नहीं जा रहे हैं, समझ पाए कि नहीं, बहुत आसान है। अब इतना अगर बात सीख लिए, फिर इसके बाद देख लेना इतना आसान है क्या बताएं, ठीक। तो लिख लिए, आप लिख लिए हो अगर, तो लेंथ, मास, टाइम और थोड़ा सा ये, बस इतना। अगर इतना याद कर सकते हो तो हमको बताओ जल्दी से, याद कर सकते हो क्या। अबे याद करना इसमें क्या है, लेंथ वाले का एल लिख देना है, मास वाले का एम,
टाइम वाले का टी और टेम्परेचर वाले का के लिख देना, बस हो गया, बात खत्म होती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का ए लिख देना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी और अमाउंट ऑफ सनस्टेंट का मोल। कभी ये सभी तो कभी शायद आना ही नहीं, इन लोगों का काम ही नहीं आएगा कभी। ठीक, खैर काम यहीं पे है, मुख्य यही 3 है 4 है, बस इन्हीं का काम हमको पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो अगर मूल राशियों के जैसे हम लोग क्या करते थे, मूल राशियाँ पढ़े थे, मूल राशियों के बाद मूल मात्रक पढ़े थे, अब ऐसे उसी तरीके से मूल राशियों के क्या पढ़े, विमीय सूत्र पढ़ लिए मूल राशियों के। अब इन्हीं मूल राशियों से हम लोग क्या करेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ बनाए थे। अब उसी तरीके से अब व्युत्पन्न राशियाँ बनाए, फिर व्युत्पन्न राशियों के मात्रक बनाए, अब उसी तरीके से व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र बनाने चल रहे हैं। बोलो दिक्कत तकलीफ है क्या, कोई होनी नहीं चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हम करेंगे इसको डिलीट, फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ तक करते हैं बच्चों, ताकि आप यहाँ पे नकल मार पाओ, इसीलिए। ठीक तो तैयार प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक के डेराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपसे बोले एरिया। ठीक, अब नंबर 1 बना के लिखना। ठीक, एरिया बोले तो क्षेत्रफल है यार, वही आपका अपना एरिया जो जहाँ पे आप लोग डान रहते हो, हैं कहते हो आ जाओ हमारे एरिया में बताते हैं। ठीक, तो वही एरिया। ठीक, एरिया का विमीय सूत्र लिख सकते हो क्या? देखो प्यारे बच्चों, विमीय सूत्र लिखना इतना आसान है कि थाली से खाना चम्मच से उठा के खाने जैसा, बस इतना सा है। अगर आपको किसी भी व्युत्पन्न राशियों के फार्मूला अगर आपको पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है, तो आप डायमेंशनल फार्मूला लिखना उतना ही आसान है जैसे थाली से खाना उठा के खाते हो। सोच रहे हो ऐसा है क्या, है ना? तो हाँ ऐसा ही है। तो प्यारे बच्चों ऐसा ही है। ठीक, तो आओ समझा जाए। ठीक, तो बताओ जरा एरिया का फार्मूला बता सकते हो क्या? बोलो कि इसमें क्या है, एरिया के फार्मूले में क्या रखा है? बोले क्या? बोले लंबाई चौड़ाई, यही बोलते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई है ना एरिया का फार्मूला। तो बताओ बच्चों, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई कोई दूसरी चीज़ है क्या? है तो लंबाई ही है ना बे, है तो एक लेंथ ही है ना, उसको भी तो मीटर में ही मेज़र करोगे। तो इसका फार्मूला क्या निकल के आया? मीटर स्क्वायर, यही तो कहते हो। बोल भाई, ठीक बोलो ना यार, है ना? तो मीटर स्क्वायर में क्या है, लेंथ 2 बार आया। ठीक, तो बस इसी को 2 बार लिख देना, एक बार लेंथ लंबाई के लिए, एक बार चौड़ाई के लिए, और आपस में क्या कराना है, मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक, ऐसे कर देना। तो इसको भाई मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, एल की 2 बार है 2 बार लिख दो। बताओ ये हो गया। था आसान कि नहीं? भाई बहुत आसान है, सोच क्या रहे हो? ठीक, अब इतना ही आसान है तो तुरंत वॉल्यूम का लिख करके दिखा दो हमको, इतना ही आसान। इसको अरेज कर सकते हैं क्या? अच्छा नहीं कर सकते, इसको लिख ली, इसको तो लिख लिए होगे। अच्छा नहीं लिखे हो, यहाँ देख लो फिर। वॉल्यूम का नंबर 2 बोले तो आयतन यार भाई अपना। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका तो फार्मूला पता होगा। अच्छा नहीं पता है, लिखो फिर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, राइट? तो इसको क्या लिख सकते हो, मीटर क्यूब लिख सकते हो। बोल भाई हाँ ना बोल यार, बोलते ही नहीं। तो इसका भी एल, इसका भी एल, ठीक, और इसका भी एल, ठीक है ना? अब पेन थोड़ा तेज वाली चलेगी तो देख, सोचना मत। तो बताओ क्या लिख सकते हो, L⁻3। हाँ ना या हाँ ना बोल यार, बोलते ही नहीं हो। ठीक, आसान था कि नहीं? चिंदी फिंदी नहीं दिखाई दिया क्या? अभी दिखाई दिया, ये यहाँ लिख दिए। बोलो सही है? तो ये इस तरीके से हुआ। आगे चल सकते हैं? अच्छा चल सकते हैं, ठीक है। फिर अरेज करें, अब तो अरेज कर सकते हैं ना? करो। अच्छा इसको भी हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि पढ़ा पाएँ यार। अब बताता हूँ आप लोगों को। ठीक, तो ये 2 चीज़ों को हो गया दिक्कत। हाँ पता है आप लोगों को दिक्कत होती ही नहीं है, कभी नहीं हुई तो आज कहाँ से होगी। ठीक, तीसरा देखो प्यारे बच्चों, तीसरा क्या हो गया, हम लोग समझ लिए
किसका? एरिया का समझ लिए, वॉल्यूम का समझ लिए। अब समझते हैं स्पीड की। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? स्पीड। स्पीड क्या होता है प्यारे बच्चों? फार्मूला ही नहीं पता है? अबे डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो बताओ दूरी को किस में मेजर करते हो? एल में करते हो। डिस्टेंस को लेंथ में ही मेजर करते हो। टाइम को किस में करते हो? टी में करते हो। बोल भाई, हाँ ना बोल यार। टाइम को सेकंड में मेजर करते हो, बट उसका लिखते क्या हो? टी लिखते हो ना। तो इसका फाइनली क्या लिख सकते हैं? एल की पावर टी माइनस वन, क्योंकि ऊपर जा रहा है। बताओ सही है कि नहीं? सोच रहे थे यार इतना सरल होगा, हमको नहीं पता था। बोला था ना बच्चों, इतना ही सरल होगा जिसे थाली से फिर से वही आसान है कि नहीं? ठीक। देखो चौथा देखो, स्पीड हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी बोले तो वेग, समझते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? ये होता है। अब बताओ हमको डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हो प्यारे बच्चों? पता है क्या? अबे लेंथ में ही मेज़र करोगे, और क्या किस में मेज़र करोगे? लेंथ में मेज़र करोगे जब, तो इसका क्या कहते हैं? क्या लेंथ का क्या लिखते हो? एल लिखते हो। और टी का क्या लिखते हो आप? मतलब टाइम का क्या लिखते हो? ठीक। फाइनली इसका भी क्या निकल के आता है? ठीक। तो यहाँ से एक आप क्या देख रहे हो? स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला जो है, डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सेम है। दिखाई दिया क्या? तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई क्या, कि अगर कभी कोई पूछे कि क्या कभी दो मात्रक की विमीय सूत्र एक समान हो सकता है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा? एस। ठीक। प्रूफ आपके सामने है। समझ पाए कि अगर कोई पूछे आपसे कि क्या कभी भी दो यूनिट्स के डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है क्या, तो आप बोल देना यस हो सकता है, बिल्कुल। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। अब इसी तरीके से जितने भी फार्मूला आपको आता है सबका लिख डालो क्या? डायमेंशनल फार्मूला। बस हो गया डायमेंशनल फार्मूला। और क्या इसमें है? अगर और कुछ नहीं है, अगर इसमें और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, तो हमने शुरुआत में जब बोला था कि डायमेंशनल एनालिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो मैंने इसका जवाब दिया था कि नहीं, इफ़ एनी अदर यूनिट को कन्वर्ट करना किसी दूसरे यूनिट में, किसी दूसरे सिस्टम में, तो उसकी सत्यता की जांच के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। तो वो सीखेंगे अभी थोड़ी देर और बाद, मतलब हो सकता है ये लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में सीखें। लेकिन अभी तो 3-4 लिख लिए हैं, ऐसे बहुत ढेर सारा लिखना है। कम से कम 60 से 70 डायमेंशनल फार्मूला हमको क्या करना है? लिखना है। पहले बच्चों हम इसको अरेंज करेंगे, फिर और सीखते हैं। और आप लोगों को होमवर्क भी देंगे कि आप लोग कुछ लिखो पढ़ो, तो यार सब हम ही करेंगे क्या? ठीक। आप लोग भी कुछ करो, इसलिए होमवर्क भी दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत अभी और सिखाता हूँ प्यारे बच्चों, अन्यथा आप कर नहीं पाओगे। ठीक। जिस तरीके जैसे, और देखो अभी 4 हुआ था, 5वां देखो प्यारे बच्चों। 5वां एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब बोले तो त्वरण। ठीक। एक्सेलरेशन इसकी इंग्लिश होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, राइट? वेग परिवर्तन बोले तो वेग। ठीक। वेग की क्या हो? अभी वेग बोले तो वेलोसिटी। ठीक। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? बोलो, मीटर अपॉन सेकेंड। ये हो गया इसका। अभी इसका बाकी है, इसका भी सेकेंड होगा। ठीक। तो फाइनली इसका फार्मूला क्या निकलता है प्यारे बच्चों? मीटर अपॉन इसका मल्टीप्लाई। ठीक। तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, राइट? क्यों? क्योंकि ऐसे करोगे अंदर वाले का अंदर और बाहर वाले का बाहर होता है प्यारे बच्चों। तो अब मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर निकल के आया है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ज़रा बनाओ हमको। यहाँ से बनाओ। मीटर मतलब मीटर को एल, मीटर लेंथ का एल लिखोगे ना प्यारे बच्चों, अपॉन टी का टी। ठीक। और ऐसे टी है। ठीक। तो फाइनली क्या निकल के आता है प्यारे बच्चों? ये ऐसे एल टी पावर
कोई दिक्कत, एल टी की पावर -2, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, टी की पावर एल इंटू टी की पावर -2, ठीक। ये हो गया, ये किसका हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया। एक्सेलरेशन का भी सीख लिया हमने, ऐसे लिखते जाना है, लिखना है कॉपी में, ऐसे कुल 60-70 कम से कम लिखेंगे हम लोग, ठीक। ऐसे कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। तो ऐसे लिखते जाना आप लोग, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन सीख लिए, अब फोर्स का सीखते हैं। आओ बच्चों, फोर्स का सीखते हैं। 5वां नंबर, फोर्स बोले तो बल, ठीक। बल इक्वल टू क्या होता है, आप एफ इक्वल टू एम इंटू ए पढ़े हो, यही ना। एम क्या है, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू क्या, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण, ठीक। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान को बोले तो मास को किस में करते हो, एम में, और एक्सेलरेशन को अभी किए हो किसमें, एल टी पावर -2 में, ठीक। क्या निकल गया, एम एल टी पावर -2। बोल भाई, हाँ ना बोल यार, समझ पाए, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। 6ठा नंबर बोला था ना, बहुत आसान है। 6ठा नंबर, कोई और बताओ जल्दी से। 6ठे नंबर पे जैसे फोर्स हो गया, राइट। अब सीखते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी, घनत्व, ठीक। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पान वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। तो द्रव्यमान को किस में करते हो प्यारे बच्चों, एम में, ठीक। वॉल्यूम को भी किया था किस में, L3 में, ठीक। फाइनली इसका क्या लिखे, एम एल की पावर 3 -3 लगेगा, ख्याल है क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक। एम इंटू एल की पावर -3, कोई दिक्कत नहीं है तो ज़रा बता दो हमको, अगर दिक्कत नहीं तो हमको ज़रा बता दो आपेक्षिक घनत्व का, रिलेटिव डेंसिटी। 7वां नंबर प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है ना, 7वां नंबर, आपेक्षिक घनत्व, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला होता है वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बोले तो किसी भी जो भी वस्तु है, जो भी थिंग है, उसकी डेंसिटी अपान किसकी, वाटर की डेंसिटी, जल की डेंसिटी, जल का घनत्व, ठीक। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू थिन ऑफ डेंसिटी और वाटर ऑफ डेंसिटी, राइट, अपान वाटर ऑफ डेंसिटी। तो इसका फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखोगे भाई, देखो है तो दोनों क्या है, डेंसिटी है, तो यही लिखोगे, डेंसिटी के अभी निकाले थे। ऊपर भी क्या लिखोगे, एम एल पावर -3, और नीचे भी क्या लिखोगे, एम एल पावर -3, राइट। और देखो जब ये ऊपर जाएगा तो आपको कैंसल्ड नहीं कर देगा, कैंसिल करेगा ना। अगर ऊपर लेके जाओगे यहाँ पे, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो यम ये पावर -1 आ जाएगा, एल पावर +3 आ जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसकी फार्मूला क्या निकल के आता है, ठीक। इसका फार्मूला क्या निकल के आता है प्यारे बच्चों, उसको देखो, m की पावर 0 l की पावर 0, ठीक। m की पावर 0 और l की पावर 0, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, IERT में पूछ चुका है, पॉलिटेक्निक में आने की संभावना है, नीट में भी आने की संभावना है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है वो लाइन समझो कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी कोई राशि बताओ जिसका मात्रक हो, क्या हो, मात्रक हो, ये क्या कहते हैं, मात्रक तो हो बट उसका कोई द्विमीय सूत्र ना हो, ऐसी कोई कौन सी राशि है जिसका मात्रक हो और कोई क्या कहते हैं विमा ना हो, ऐसा कोई हो सकता है क्या? एक है प्यारे बच्चों, सोच रहे हो कि ये नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है, ठीक। आपेक्षिक घनत्व एक मात्रकहीन राशि है, यहाँ पे लिख लेना, मात्रकहीन राशि है,
ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपेक्षिक घनत्व एक मात्रकहीन राशि है, ठीक। और जो एक हमने बोला था ना, उसको बताऊंगा है कुछ, उसको बहुत मज़ा आएगा उसको, इसलिए अभी उसका राज नहीं खोल रहा हूँ, ठीक। तो ये 7 आज हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है ना प्यारा बच्चा। और सीख ले क्या, और नहीं सीखूंगा, इतना अगर सीख लिए हो तो अब होमवर्क दूंगा जिसको आपको करके आना है, फिर और जो चीज़ें होंगी वो अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। बताओ अगर अब तो क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख लोगे ना। अगर कोई भी क्या कहते हैं, आपको कोई भी फार्मूला अगर आपको पता है किसी भी राशि का, तो आप क्या कहते हो उसका विवि सूत्र लिख जाओगे, ठीक है ना। तो अब दे रहा हूँ हेडिंग, मतलब होमवर्क दे रहा हूँ 7, 8, उसको लिख के आना है 9, 10, 11, ठीक, 12, ये कुल 12 दूंगा, ठीक है ना। अब अगला लिखो प्यारे बच्चों, संवेग, ठीक। संवेग का लिख के आना है, आवेग का लिख के आना है, आवेग का लिख के आना है प्यारे बच्चों, तनाव का लिखना है प्यारे बच्चों, और क्या कहते हैं, कार्य और ऊर्जा, इतने का लिखना है। इसका संवेग की इंग्लिश क्या होती है प्यारे बच्चों, मोमेंटम। क्या होता है, मोमेंटम। आवेग का इम्पल्स, तनाव का टेंशन, कार्य का वर्ग, ऊर्जा का एनर्जी। लिख दे क्या सभी का, मोमेंटम, आवेग का इम्पल्स, इम्पल्स नहीं बच्चों, इम्पल्स, ठीक, टेंशन, तनाव, ठीक, कार्य, वर्क, और ये एनर्जी, ठीक। अब सोच रहे हो भैया हमको फार्मूला नहीं आता, हम लिखेंगे कैसे, जल्दी बोलो। फार्मूला आपको आता ही नहीं, लिखोगे कैसे, ठीक। ये हमारा काम है क्या बताना, हम पेपर में थोड़ी बताएगा फार्मूला ये है आप लिखो, ठीक है ना। तो कहो तो बस लिख दे, लिख दे, अच्छा ठीक। संवेग क्या होता है प्यारे बच्चों, हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तुमको दिक्कत हो जाएगी। द्रव्यमान उड़ते वेग, ठीक। क्या होता है, संवेग। अच्छा आवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, जल्दी से बताओ, आवेग क्या होता है फटाक से, ये भी हमको बताना ना पड़े। इम्पल्स क्या होता है, तनाव क्या होता है प्यारे बच्चों, बल, फोर्स। जो फोर्स का होगा वही टेंशन का भी होगा। कार्य क्या होगा, कोई बता सकता है कार्य, जल्दी से, कार्य क्या होगा। आपको कार्य का डिफिनेशन यही नहीं पता है, क्या पढ़े हो यार। और ऊर्जा का कार्य, ठीक। ऊर्जा का कार्य क्या मतलब, अबे जब इसका निकाल लोगे जो निकल के आएगा वही लिख देना, वही ऊर्जा का होता है, समझ गए, ठीक। तो इतनी सी बात आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो इतना करके आना है, ठीक। तो उसके बाद जो है प्यारे बच्चों, उसको आगे जो भी चीज़ें हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत होता है तो आप वही फिर से बात मैसेज करना, बताना हमको कि ये प्रॉब्लम्स है, ठीक। तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से रहो, पढ़ो लिखो बढ़िया से यार, और कुछ है नहीं ज़िंदगी में। तब तक प्यारे बच्चों जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।